Okay, welcome back. Today I am going to revise something with you. That is, if you look on the screen, you can see that I have written some tips to solve the reading comprehension. अभी तक जितने बच्चों ने in class 9 they have given the exam, they have mentioned that when it came to the reading comprehension, they had the difficulty. So I don't want that you should repeat that mistake. देखिए, in your reading comprehension, whether it is your 10th standard, 11th or 12th, this is a standard one. आपका जो है, you will be having 2 passages as for today. And of course, if you are giving exams for, preparations, then there also, excluding JEE or NEET, you have the reading comprehensions there also. Whether you are giving GATE, CAT, everywhere you have the reading comprehension, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. अब मैं आज जो है, what I am going to give you is the tips how to solve, and we would be doing one revision here itself as a practice, जो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर अपने दिमाग में रखना है. ठीक है, तो the point starts from here, that how we solve a reading comprehension. आपके 2 होंगे, एक होगा डिस्कर्सिव, यानी कि जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा, एंड द सेकेंड वन विल बी अ फैक्चुअल, यानी कि कुछ फैक्ट्स there might be it might have been published in some newspaper, magazine, कोई scientific data, वो आपका होगा. And you know the questions, you will be having 10 marker question, लेकिन उनमें से 2 questions ऐसे होंगे जो 2 mark के होंगे आपके. ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं, तो the very first is how do we start the reading. I have always been telling you कि पहले आप लोग जो हो reading करो and then questions को पढ़ो. तो the first point what I have written is read actively and understand the purpose. तो जब आप read करते हो एक पैराग्राफ को, तो don't look here and there. Whether you are doing an assignment, स्कूल में कर रहे हो, होमवर्क मतलब कि होमवर्क में कर रहे हो, जब उस पैसेज को आप पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए. और क्या पर्पस क्या है, मतलब वाई दैट पर्टिकुलर पैसेज हैज़ बीन रिटन. एज आई सेड, इट माइट बी अ डिस्कर्सिव और अ केस. तो व्हाट इज़ दैट, मतलब आपको वो लिखना नहीं है, लेकिन आपको पर्पस को समझना है. फिर उसमें कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता है. नाउ देर इज़ नथिंग लाइक व्हाट आर द की पॉइंट्स. तो की पॉइंट्स अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, से हम मेरे को फ्रिज को अगर मुझे रेफ्रिजरेटर को इफ़ आई हैव टू मुझे उसके बारे में लिखना है, इफ़ आई हैव टू राइट समथिंग, तो उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी हाइट, उसका कलर, उसकी मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिज इट इज़, 2 डोर है, 4 डोर है ना. तो वो आपके की पॉइंट्स हो जाते हैं. नाउ इट मे बी एलॉबरेटेड, उसको जैसे एडवर्टीजमेंट के अंदर 1 का 10 बताते हैं, दैट मे बी, बट मेन क्या है, लाइक इफ़ यू आर बाइंग अ मोबाइल, तो व्हाट आर द की फीचर्स यू लुक. आप क्या लुक देखते हो, आप देखते हो उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसमें पिक्चर्स कितनी अच्छी से ले सकते हो, उसमें आपका सेल्फी कितना अच्छा, मतलब आपके लिए व्हेन यू लुक एट दोस्त, तो आप ये की पॉइंट्स को देखते हो, उसमें रैम कितना है. तो दैट इज दोज आर द की पॉइंट्स. फिर आपने पहला जो पढ़ा, दैट इज पर्पस. उस पर्पस को आपने जो है सपोर्टिंग डिटेल से रिलेट करना है. मतलब अगर आपको समझ आ रहा कि द पर्टिकुलर पैसेज इज अबाउट एन इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट के डिटेल्स वहाँ पर आपको दिए होंगे एंड क्वेश्चंस आपके उसी में से आएंगे. अब आपने मेन आइडियाज़ को लिया, मेन आपने पहले ही ले लिया है. द मेन पर्पस क्या है ऑफ द पैसेज, व्हाट आर द सपोर्टिंग डिटेल्स. अब उसको आपने एक लॉजिकली आपको इन्फर करना. सी, आई हैव रिटन दिस वर्ड इन्फर.
वाई आई हैव रिटन दिस वर्ड इन्फर. इन्फर मतलब आपको समझना है, आपको कंक्लूड करना है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल लॉजिकल मीनिंग. कंक्लूजन मतलब यहाँ पर मीन्स यू हैव टू कंक्लूड इन योर ओन ब्रेन. आपको अपने दिमाग में अच्छा ये जो चीज़ है ये इसके बारे में है. यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब इन हिंदी है कि अच्छा मतलब मुझे इस पर्टिकुलर पैसेज से ये चीज़ समझनी थी. देन देयर माइट बी समथिंग विच माइट बी हैविंग, हो सकता है डेटा दिया हो सकता है इमेज आपको क्रिएट करना है. लाइक इफ इट इज़ अबाउट एन इंसिडेंट तो आपको उसे दिमाग में थोड़ा सा you need to have that image in your mind. वो क्या हो सकता, ऐसा क्या हुआ होगा. मीन्स यू आर इन अ वे डे ड्रीमिंग. अच्छा ऐसा हुआ होगा. तब पैसेज ऐसा लिख रहा है. एक पैसेज है हमारा पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग, राइट. नाउ व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग? Means we all are actually passive smokers. We all are passive smokers. Active क्या है? जो कर रहा है. Active is जो कर रहा है. And passive is जो आसपास में है, जिनके lungs में वो जा रहा है. तो when there is, ये question है, मतलब this is an exam question only. तो when you are talking about that, तो आपको दिमाग में लगाना है एक आदमी फूंक रहा है, साथ में हम खड़े हैं, तो हमारे भी लंग्स में जा रहा है. तो आप उस इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट करते हो. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग. एंड इफ यू आर हैविंग द असाइनमेंट्स, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर या एग्जाम में तो आप समराइज नहीं कर सकते हो, लेकिन इन व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क तो आप कहीं पर अपनी मेन पॉइंट्स को आइडियलाइज कर सकते हो. सो वंस यू गो थ्रू दिस, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लर्न करके बैठ कर करना है. मीन्स व्हेन यू हैव अ पैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट. फिर उसके बाद उस पैसेज में क्या मेन पॉइंट्स हैं, उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ क्या है, मतलब वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है. सी एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन आपको समझाने के लिए, एंड जस्टिफिकेशन के लिए देयर माइट बी सम विटल पॉइंट्स, डेटा. तो वो अगर वो डिटेल दे रहा है और उससे अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो, एक कंक्लूजन क्रिएट करो कि व्हाट द पैसेज इज एक्चुअली अबाउट. उसके बाद आपको उस पैसेज को करना शुरू करना है. Now what happens is whenever the passages are given to the students, what they do, just taking the passage, okay, now the time has started, let me read it, do it, give it. Let me do it, read it and give it. और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, that is where we do not score complete marks. हमारे फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं, बिकॉज वी आर ओनली डूइंग द थिंग. हमारे पास आया, ओके ये आ गया मेरे पास में, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको आई हैव स्टार्टेड ऑफ. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रीड इट. उसके बाद आई विल जस्ट अंडरस्टैंड, मुझे जो जो सामने समझ आ रहा है, और उसके बाद मैं उसको करना शुरू कर देती. और वहीं पर वी बिकम रॉन्ग. Let us start with one passage. This is a reading passage and it is a very short one. ज़्यादा बड़ा नहीं है. There are 5 main passage in this. और मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसको. तो let us start with that. अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले आप पांचों को देखिए एक गो थ्रू में. आई एम डूइंग इट विथ फॉर यू and then you are going to do it, मतलब you are just going to understand it, nothing. wherever if I feel I'll engage you, मैं आपको अपने साथ में ले लूँगी. I am reading it. अब जब आप पैसेज को कर रहे हो, खासकर जिनके मार्क्स पैसेज में कट जाते हैं,
There are questions and I'll tell you how you are going to write those questions also. Everyone can say that food is not clean and perhaps refrain from eating it. मतलब हर एक इंसान क्या करता है, खाने को देखता है एंड उसको जो है, जब वो खाना क्लीन नहीं है तो रिफ्रेन मतलब उससे टालता है. बट वन कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग इवन इफ वन कैन फील द एयर टू बी पोल्यूटेड. अब आपको जब ये वाला मतलब की वर्ड आया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पैराग्राफ है, दिस इज टेलिंग समथिंग अबाउट व्हाट वी कॉल एज पोल्यूशन. मतलब पहला ही जो पैराग्राफ है दैट इज गिविंग अस दैट कि खाने को तो हम अवॉइड कर सकते हैं, हवा को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस इज समवेयर इट इज़ अबाउट एयर पोल्यूशन. तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दिस पैसेज इज गोइंग टू टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन. राइट. अब हम नेक्स्ट आते हैं, सेवरल हार्मफुल एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस. अब देखो, अब आपको नॉक्शियस का मीनिंग नहीं आता होगा, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम टेकिंग इट कि आपको नहीं आता होगा, तब आप क्या करोगे. तो हार्मफुल लिखा है ना, हार्मफुल लिखा है ना, तो जब हार्मफुल लिखा हुआ और उसके साथ में एंड लग गया है तो दैट मीन्स ये दोनों जो है दे आर हैविंग सिमिलर मीनिंग्स. हमारा जब एंड लगता है तो एंड इज यूज्ड ऑन द सिमिलैरिटी, नॉट ऑन द व्हाट यू कॉल एज. बट लगता है जब कंट्रास्ट होता है, तो दैट मीन्स ये यहां पर बता रहा है नॉक्शियस मीन समथिंग विच इज हार्मफुल. तो यहां आपको वो मीनिंग समझ आना चाहिए. यू मे नॉट बी हैविंग द डिक्शनरी इन योर एग्जाम्स, बट कैन कंटामिनेट द एयर we breathe. Generally much is said and written about outdoor air pollution, most of which is due to vehicular and industrial exhaust. मतलब इनके बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है जो बाहर है. Given the fact that most of us spend time indoor, it is most important to recognize that the air we breathe in at home or in offices can be polluted. It can be a cause of ill health. अब ये देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम हवा अपने घर में या ऑफिस में ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड हो सकता है. सो दीज आर ऑल की पॉइंट्स. अभी मैंने आपको क्या बताया था, हम एक्टिव रीड कर रहे हैं तो हम की पॉइंट्स को ले रहे हैं. एयर पोल्यूटेंट्स दैट आर जनरली प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन कैन assume significance in closed ill ventilated place. मतलब ये बता रहे हैं कि जो आपके जहाँ पे ill ventilated, मतलब यहाँ पर ill ventilated का मतलब है less ventilated. अब ill यहाँ पर is not used for बीमारी. Ill is something harmful. Next, third, the indoor air pollution can lead to allergic reactions and cause irritation to the skin. अब देखो इसके अंदर ये जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, this is telling about the harm that it can do to us. It can cause allergy, it can be irritant to the eyes, nose and skin. But as it is logical to assume the brunt of insult by pollutant is borne by the lungs. मतलब यहाँ पर ये जो लिखा है ना सरकास्टिकली, उसका कहने का मतलब है जैसे हम लोग कहते हैं कि जितनी भी जगह पर एलर्जी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ हमारे लंग्स ही अफेक्ट होते हैं. इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश ब्रीदिंग प्रॉब्लम एस्पेशली इन दोज हु हैव एलर्जिक टेंडेंसी, और इट कैन वर्सन existing respiratory illness like asthma और bronchitis. ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो था that said that this particular
पैसेज इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। फिर सेकेंड में हमें बताया है कि द पोल्यूशन इज नॉट ओनली आउटडोर्स, इट इज ऑल्सो इनडोर। यानी बेसिकली अगर हम इस उसको पढ़ रहे हैं तो ये मोर ऑन इनडोर है देन आउटडोर। नेक्स्ट इज देयर कैन बी सेवरल सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। टोबैको स्मोक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर आपका ये टोबैको आ गया। पैसिव स्मोकिंग अभी जो आपको बताया था मैंने, और एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक दैट इज ETS pollution can lead to all harmful effects of tobacco smoking seen in smokers in their non-smoking companions। मतलब जो स्मोक नहीं करते हैं ना उनके अंदर भी आपको ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी जो एक स्मोक करने वाले को मिलता है। टोबैको जो लोग तंबाकू और वो जो करते, एंड इट इज ऑल्सो सॉरी एज अ हेल्थ हजार्ड हैज बीन अनइक्विवोकली प्रूवन। अब इक्वी का मतलब आपको समझ आता होगा, इक्वी इज इक्वेटर, इक्वल। इक्वी जो वर्ड है दैट अनइक्वली मतलब नॉट पूरी तरीके से नहीं, and is also getting social recognition now. One can occasionally see signs displaying all important message. Your smoking is injurious to my health in office and homes। मतलब आजकल लोग नो स्मोकिंग की जगह ये बोर्ड लगा रहे हैं कि तुम्हारी स्मोकिंग मेरे लिए मतलब कि हार्मफुल है। The children of smoking parents are among the worst affected persons. The exposure of young children to ETS, that is environmental tobacco smoke, leads to increased respiratory problems and hospital admissions as compared to non-exposed। मतलब जिन बच्चों को इस चीज़ की एक्सपोजर रहता है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं as compared to other। अब ये जो पूरा हमने पढ़ा है इससे हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मोकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट पोल्यूशन एंड इंडोर। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज रिटन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय यूजिंग द कोट योर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू माई हेल्थ। सेकेंड में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। देन आपका थर्ड है 2 मार्कर क्वेश्चन। द हार्म्स कॉज्ड बाय स्मोकिंग आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मोकर, इवैल्यूएट इन अबाउट 40 वर्ड्स। फोर्थ अगेन इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन दैट इज अ ऑप्शन बेस्ड। Why are children of smoking parents more prone to hospital admissions? Again 1 marker है। The writer has portrayed indoor air pollution as a real and immediate threat to our well-being. Comment in about 40 words. Again it is a 2 marker question। अब आपके पास 2 questions हैं जो 2 marker हैं, बाकी सारे आपके 1 marker हैं। Then आपके 2 questions हैं 1-1 के। List 1 reason why we should give due consideration to ventilation। ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको देखना है। How does the writer emphasize on ventilation and the indoor source of pollutant? ये भी आपके 1-1 मार्क के हैं। तो now when the questions, अब आपको क्या करना है, now you have to solve this one। ठीक है, अब 2 चीज़ें। One is you have to manage the time। 3 hours का पेपर है। If you are well versed with your writing grammar and literature, आप 2 घंटा पहले उन दोनों को देकर आप 1 घंटा पूरा इसको दे सकते हो। that is what I always tell my students। Next is, इनमें से कौन सा आसान लग रहा है आपको? कौन सा आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा और आपको समझ आ गया? Which one do you feel? First question, what does the writer mean by using? Second question, जिसके अंदर आपके options हैं, या फिर आपका जो last 2 questions हैं, कौन सा आपको आसान लग रहा है? Do that first। सबसे पहले आसान questions को करिए। But questions को कैसे करना? You just have to fill the options। लेकिन जब आप लिख रहे हो in the boards, in the pre-boards, in your exam, it should always be 1 2 3 4 5 6 7 8। It should never be 6 7 1 2
डोंट डू इट, डोंट डू इट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दैट्स अ रूल। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, या तो आप 10 9 8 7 6 5 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो। इट्स नॉट लाइक आप 6 लिख रहे हो फिर 3rd लिख रहे हो फिर आप नीचे आंसर्स लिख रहे हो। यू नो हाउ मच टाइम अ टीचर इवैल्यूएटर हैज टू स्पेंड इन सच क्वेश्चंस, और वो इरिटेट होकर आपके सारे मार्क्स काटेगा। सी योर स्कूल टीचर्स और योर क्लास टीचर्स और एनी, मतलब कि आपके जो मेंटोर्स होंगे उनको आपको ठीक करना, वो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे। बट इन द बोर्ड्स, इन द एग्जाम्स, इट इज मस्ट दैट यू आर राइटिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको प्रॉपर लिखना है। अब आपने लिख लिया 1, आपको जो जो लग रहा है, अब देखिए इसके अंदर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी, 2 इज इजी, लेकिन 3 में आपको 2 मार्क का लिखना है, तो यू हैव टू लीव एटलीस्ट टू लाइन्स। 40 वर्ड्स के लिए 2 लाइन्स इज मोर, अगर आप उसको बाद में लिखना चाहते हो। देन 4th इज आपका ऑप्शन बेस है। देन 5th एंड 6th अगेन 1 लाइन में आंसर आएगा। जब आप 2 मार्क का आंसर लिखते हो और 1 मार्क का आंसर लिखते हो, देयर शुड बी अ डिफरेंस। समटाइम्स व्हाट आई सी इज, आपका 2 मार्क का क्वेश्चन छोटा होता है और 1 मार्क का क्वेश्चन आपने पूरा पैसेज लिखा हुआ होता है। तो you need to balance in between. So let us start with the question. What does the writer mean by using the quote, "Your smoking is injurious to my health"? अब अगर हम इसको पैसेज से उल्टा लेकर चल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि there can be several sources of indoor air pollution, जिसमें से आपका tobacco smoke is one of the important air pollutant. The harmful effect of tobacco smoking seen in smokers in their non-smoking companion ETS as a health hazard has been unequally proven. मतलब अब चाहे वो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ये प्रूवन है कि एक्टिव एंड पैसिव दोनों स्मोकर्स का लंग्स, दोनों की जो बॉडी है वो इफेक्ट होती है। तो इसका मतलब, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब है that your smoking is injurious, मतलब through this। अब आपको इसको लिखना कैसे है, when you are writing, तो आपको लिखना है through this he is emphasizing on the ill effects of passive smoking, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ इसको 1 मार्कर के अंदर ही लिखना है कि थ्रू दिस ही इज ओनली पैसिफाइंग द रीडर्स फॉर पैसिव स्मोकिंग, या फिर ही इज कमेंटिंग अपॉन द इल इफेक्ट्स ऑफ पैसिव स्मोकिंग। आपको बहुत लंबा नहीं लिखना है। अब सेकेंड इज, व्हाट डिस्टिंक्शन डज द ऑथर ड्रॉ बिटवीन polluted food and polluted air? Anyone who can give the answer? Anyone who can give this answer? What is the inference we draw? इससे हमें क्या समझ आ रहा है? There is no distinction. We can choose no. If we see in the very first paragraph, जहाँ आपका स्टार्ट होता है, everyone can see the food that is not clean, क्योंकि उसको हम देखते हैं तो हम उसको देखकर हम उसे खाने के लिए मना कर सकते हैं। But one cannot stop breathing even if one can feel the air to be polluted. तो इससे क्या मतलब है कि हम जो है एयर को ब्रीथ करना जो है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। We don't have any choice. तो यहाँ पर जो बी पार्ट है, दैट इज वी कैन चूज नॉट टू कंज्यूम polluted food. This is a distinction because
polluted air is rare तो बिल्कुल गलत है. Polluted food is more dangerous is also wrong. So what he means to say that for the food we have the choice, but for the air we don't have the choice. Next is the harms caused by smoking are not restricted to the smoker. अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन को किया है. Evaluate in about 40 words. तो इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है? The harms caused by smoking are not restricted, मतलब सिर्फ स्मोकर को नहीं, इवन जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए भी इट इज़ हार्मफुल. तो इफ़ वी कम टू द पैसेज, नाउ कम टू द पैसेज, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जो नॉन स्मोकिंग कंपेनियंस हैं उनके लिए भी इट हैज़ बीन प्रूवन दैट द एक्सपोजर टू स्मोक. अब ये 40 वर्ड्स का है, द आंसर इज ऑफ 40 वर्ड्स. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? हाउ यू विल से इवैल्यूएट. तो आपने पहले जो ऊपर लिखा है, बिकॉज इट्स अ सिंपल सेंटेंस, यू कैन यूज द सेम सेंटेंस इन योर आंसर. The harms caused by smoking are not restricted to the smoker because smoking, whether a passive smoker or the people who are around, that is the active smoker or the people who are around the passive smokers are equally affected by the smoke. That can be harmful, that can be detrimental for both the smokers as well as the non-smokers because that pollutes the air. Ultimately वो air को pollute कर रहा है. अब ज़रूरी नहीं है कि उस सिगरेट को मुझे पीना था, अगर मैंने उसे ना भी पिया हो तो भी मेरे अंदर है, क्योंकि वो तो एयर में है. और एयर को सबसे पहला ऊपर क्या दिया था? द वेरी फर्स्ट वर्ड इज दैट वी कैन चूज द फूड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, बट वी कैन नॉट चूज द एयर. तो मैं उस एयर को ये तो नहीं बोल सकती ना कि भाई मैं तो स्मोकर नहीं हूँ भाई, तू हट जा हट जा हट जा. That would come in mind because if the air is polluted, that is going to affect all of them. तो यहाँ पर आपको वही evaluate, मतलब आपको यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है that when a person smokes, it is not the person who is smoking, it is the air which gets polluted due to the smoke. Therefore, it equally affects the person who is smoking as well as the person who is a passive smoker. तो ये आपको 40 वर्ड्स में इस तरीके से इसको मतलब कि एलॉबरेट करना है. The next is according to the author, air pollution affects our skin, eyes, nose, lungs, all of these. A simple question. क्योंकि उसने कहा है कि नॉर्मली तो स्किन का इरिटेशन आइज का नोज का होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ लंग्स वाला मानते हैं, बट इट इक्वली अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स. वाई आर, अब ये 1 मार्कर है, वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ स्मोकिंग पेरेंट्स मोर प्रोन टू हॉस्पिटल एडमिशंस. अब आप अगर इस पैसेज के अंदर आओगे, लास्ट वाला, द चिल्ड्रन ऑफ स्मोकिंग पेरेंट्स आर अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड पर्सन्स. एक्सपोजर ऑफ young children to environmental tobacco leads to increased respiratory problems and hospital admission as compared to non. ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वही आंसर को लिखना है. So that is a 1 marker question, क्योंकि उनका एक्सपोजर डायरेक्ट रहता है. Next is again a 2 marker question. The writer has portrayed indoor air pollution as a real and immediate threat to our well-being. Comment in about 40 words. तो इसमें क्या है? The writer has portrayed indoor pollution as a real and immediate. क्यों? क्योंकि हम लोग जिन घरों में रहते हैं या फिर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है? There is the lack of ventilation is there, and due to that, यहाँ देखो, द इंडोर एयर पोल्यूशन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस एंड देन इट ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. मतलब अगर ऑलरेडी है तो वो बढ़ सकता है,
एंड इफ इट इज नॉट देयर तो वो आ सकता है. सी व्हेन आई अंडरस्टैंड 4-5 years back there was a severe smog in Delhi and it was said that 80% of the population was affected during that period. And you won't believe, class 10, your teacher sitting in front of you is one of that. मुझे लाइफ में कभी भी खांसी जुकाम नहीं होता था, होता है, अभी भी नहीं होता है, मतलब and I don't want also. But that was a period when it was there and I was in the institute only. And I suddenly developed this breathing problem, and when I went to the doctor, he said, you have asthma. And I was like, how? Because there were so many factors. I'll tell you. The first factor was the entire Delhi was smogging. And I had to leave early in the morning around 7 o'clock. तो पूरा smog होता था. मैं रात को भी evening late ही आती थी घर. दूसरा मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो बेसमेंट में था, तो देयर वाज नो वेंटिलेशन एट ऑल. तो दे इज ऑल एडेड एग्रेवेटेड. अब मैंने आपको ऊपर जब पैसेज को करवाने के लिए जो टिप्स दिए थे उसमें मैंने कहा था ना कि एक मेमोरी, एक मेमोराइज करना, आपको एक इमेज बनाना है. तो ये इमेज मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ. मैं यहाँ पर वही इमेज क्रिएट कर रही हूँ कि हाउ इट हैपेंड. तो जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये यही चीज को कह रहा है कि why he is saying that it is more threat, because it is a threat since we don't have anything which can go out, and it aggravates the human body and develops certain allergies which may be persisting or which may develop. या तो हमारे पास होंगी तो वो एग्रेवेट होंगी, और नहीं है तो डेवलप हो जाएंगी. So that is why it is, because the places now we are living is more or less confined. बंद है. List one reason as why we should give ड्यू कंसिडरेशन. अब अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो देयर वॉज नो वर्ड लाइक वेंटिलेशन, है ना, कोई वर्ड नहीं था वेंटिलेशन जैसा. लेकिन अगर हम उसको, मैंने आपको क्या बताया था, आपको समझना है, यू हैव टू कंक्लूड, यू हैव टू इन्फर कि व्हाट इज द एक्चुअल द पैसेज टेलिंग अस. तो ये पैसेज क्या बता रहा है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंडोर स्मोकिंग, इंडोर पोल्यूशन, देन इट इज टेलिंग अबाउट द, मतलब कि नॉन वेंटिलेटेड एरिया. तो यहाँ पर वन रीजन यू हैव टू टेल, बिकॉज और एल्स द पोल्यूटेंट्स विल नॉट बी रिलीज्ड आउट, दैट वुड मूव इनसाइड योर रूम, आपके रूम में ही घूमता रहेगा. यू विल बी ब्रीदिंग इन दैट सेम एरिया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, हाउ डज द राइटर एम्फसाइज ऑन वेंटिलेशन एंड इंडोर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट. हाउ, किस तरीके से कर रहा है, उसने किस तरीके से किया है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो. उसने कैसे किया है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं. वेंटिलेशन नहीं होता है तो जो एयर है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है. एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हमें उसी में ब्रेथ करना पड़ता है. He has given all these points, वो जो हमने points supporting ideas, वो यहाँ हमारा आंसर आएगा. तो this is how we have to solve a question which may be a reading skill. मतलब this is also part of the question bank only, but I have taken this one so that I am able to, आपको जो मैंने पहले करवाया उसी चीज़ को मैंने इसके साथ आपका कोरिलेट किया है. So this is what we call as reading skill tips. So when now you start your reading skills, whenever, do understand this way and then do it so that you are not missing a single point. अगर 10 मार्कर है तो 10 मार्क्स आने चाहिए. You know, reading skill is the one which actually is for scoring. ग्रामर में कट सकता है, I understand. But
बिकॉज ग्रामर में नॉट एवरी वन मे बी अंडरस्टैंडिंग. सी देर इज एन इन्फरेंस. मैं जिसको मस्ट मानती हूँ आप उसको मतलब कि ऑट टू मान सकते हो. तो देर इज ऑलवेज दिस डिफरेंस इज देयर कि हाउ वी इन्फर द वर्ड्स. लेकिन इन रीडिंग स्किल्स वी शुड नेवर स्कोर लेस देन 10. तो रीडिंग स्किल तो हमारा ऐसा है जिसको हम बोलते हैं व्हेन वी फ्रेम द क्वेश्चंस. व्हेन वी फ्रेम द क्वेश्चंस वी मेक इट श्योर कि रीडिंग स्किल्स हमारा ऐसा जिसमें जो बच्चे they are from a lesser known background, they are not having this much of exposure to English, they are not having exposure to the resource materials, उनके लिए भी ये आसान हो. ग्रामर बच्चे तुक्का मार के करते हैं. राइटिंग स्किल्स में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है. लिटरेचर आपको लर्न करना पड़ता है. नॉट एवरी वन इज़ अ गुड लर्नर. तो लिटरेचर में हो सकता है कोई बच्चा जो है पूरा ना लाता हो, लेकिन जब रीडिंग स्किल आती है तो वो पूरा लेकर आता है. तो उससे क्या होता है, जो उसका ओवरऑल स्कोर्स होते हैं वो बन जाते हैं. सो नेवर मिस एनी पॉइंट इन योर रीडिंग स्किल सो दैट यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स. इज इट क्लियर टू क्लास 10?